नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस सैंपल पेपर सीबीएसई का सेशन 2021 और 22। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बन फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद फोर यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी एक होती है, वन वैलेंसी। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, चार कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ, यूनिवैलेंट के साथ मिलकर, लाइक हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी एक होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड, जब फोर बॉन्ड बन जाते हैं तो कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम एज विच एलिमेंट। जब कार्बन का यूनिवैलेंट के साथ कंबाइन होना और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो इसका मतलब कार्बन के पास कितना एटॉमिक नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाता है और किसकी, वो एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। तो किसकी कर लेता है, मान लो जैसे कार्बन के पास क्या है, 2 और 4, 6 एटॉमिक नंबर है। अगर उसने चार इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाय शेयरिंग, शेयरिंग करके उसने चार इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो क्या हो जाएगा उसका 2 और 8 और ये क्या हो जाएगा 10। तो उसका जो स्ट्रक्चर है और वो जो एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, नियोन के बराबर हो जाएगा। उसका स्टेबल कैसे हो जाएगा भाई, नियोन के बराबर हो जाएगा। मींस नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इट अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसे हो जाएगी, नियोन के जैसी। चलिए अगला पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब यहाँ पर H और ये O और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक, और हमारे पास ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो इसका मतलब 2 4, ए क्या आ गया 5, ए क्या आ गया 6। अगर हम देखें ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलकर एक सिंगल कोवेलेंट बना दिया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक। इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो दो लूज इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ पेयर करके कौन सा बॉन्ड बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट हो गया, देखो 8 हो गए। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, H डैश O डैश मीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और फिर H किया जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, जिसने क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एज हाउ डज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप टोटल ग्रुप कितने होते हैं, टोटल ग्रुप हमारे क्या है पीरियडिक टेबल में 18 है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है या घटती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी क्या होती है, वो कम होती जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि साइज या ऑर्बिट या सेल बढ़ जाता है। साइज बढ़ने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो लूज करने की कैपेसिटी, लूज करने की टेंडेंसी फास्ट हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है। गेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, उसकी कम होती है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो गेन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसका रीजन ये है। अब इसके एट अ पार्ट ऑफ पीरियडिक टेबल इज गिवन बिलो, हाउ डज द वैलेंसी वेरी एज वी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम लिथियम टू फेरियम। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका मतलब वैलेंसी बढ़ती है, घटती है या सेम रहती है, ये हमें बताना है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो वैलेंसी कभी ना तो बढ़ती है ना घटती है, इट इज ऑलवेज सेम। वैलेंसी इज ऑलवेज सेम बिकॉज सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, सेम होते हैं, क्योंकि दे लाई इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही डिसाइड होता है कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब वैलेंसी भी सेम होगी। तो हम लिथियम से फेरियम में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका मतलब वैलेंसी विल बी सेम। और यहाँ पर आपका भी आंसर दे रखा होगा, आप चेक कर सकते हैं।
व्हाट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इस व्हाट है क्या है? इसका मतलब वो बीमारी, वो डिसीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है, जो इंटरकोर्स करने से फैलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसटीडी। एसटीडी इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच कॉज ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। तो हमारे दो टाइप के एसटीडी है, एक वायरल और एक बैक्टीरियल। जो वायरल एसटीडी है, वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वो क्या है हमारा? वो कौन सी टाइप के? वार्ड्स और एड्स। वार्ड्स और एड्स। एड्स क्या है? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। और ये जो एड्स है, ये किसकी वजह से? ये जो वार्ड्स है, ये किसकी वजह से? वायरस की वजह से होते हैं। लेकिन एड्स फैलाने का एक वायरस है, उसका नाम क्या है? एचआई वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे वायरल एसटीडी है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है? बैक्टीरियल एसटीडी। जो बैक्टीरियल एसटीडी है वो क्या है हमारे पास? गोनोरोवा। क्या है? गोनोरिया। और साइफिल। और क्या है? साइफिल। दीज आर ये क्या है हमारे पास? ये हमारी बैक्टीरियल डिसीज है। उसके बाद एक इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इसका मतलब जब हमें किस प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं होती तो उसको हम रोकते हैं। उस रोकने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड वैसे बहुत सारे हैं, जैसे बैरियर मेथड, जैसे केमिकल मेथड, जैसे सर्जिकल मेथड, और आईयूसीडी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर टी यूज करते हैं जिस केस में। तो इसके बाद ये कह रहा है कि ऐसे 3-4 कारण बताओ जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट करते हैं। उसका कारण क्या है कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्यों अडॉप्ट करते हैं? उसका रीजन क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने का? सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टू प्रिवेंट फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, पहला। दूसरा, एसटीडी को रोकने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। दो बच्चों में गैप रखने के लिए, दो बच्चों के बीच में एज डिफरेंस के लिए ज्यादा क्रिएट करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। और टू मेक द गुड हेल्थ ऑफ ए ह्यूमन वुमेन की एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होता है। इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, अडॉप्ट किया जाता है ओनली फॉर दिस पर्पज। इसके बाद ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दो टाइप के, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमारे पास जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो क्या है? द पॉलिनेशन विच टेक प्लेस इन द सेम फ्लावर। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। जब सेम ही फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें वेरिएशन कम होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन के ट्रांसफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन वो दोनों डिफरेंट प्लांट होने चाहिए, मींस अलग अलग, एक ही प्लांट में नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इनटू डिफरेंट फ्लावर, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। फिर हमारे पास आ रहा है लिस्ट द 2 एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या हमारा? एयर, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल। दीज आर द agent which carry the which helped in the process of pollination. How does the suitable pollination lead to fertilization? जो pollination है उसकी वजह से fertilization कैसे होता है? तो इसका मतलब पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा में आ जाता है, स्टिग्मा से फिर वो नीचे कहाँ जाता है? हमारा ओव्यूल में जाता है। ओव्यूल में कैसे? इसका मतलब जब वो ट्रेवल होता है तो पोलन ट्यूब अपने आप बन जाती है। तो इसका मतलब एज द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द पोलन ट्यूब विल जनरेटेड इन द स्टाइल थ्रू द स्टाइल। स्टाइल में पोलन ट्यूब अपने आप जनरेट होती है एंड दैट विल बी रीच टू द फीमेल ओवेरी, ओवेरी से ओव्यूल, ओव्यूल से एग, और जब एग में वो फ्यूज होता है दैट द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस।
इसे हम बोलते हैं, पहले क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा में, स्टिग्मा में सेटल डाउन होगा, फिर वहां से पोलन ट्यूब अपने आप जनरेट होती है। जैसे ही पोलन ग्रेन नीचे की तरफ आता है तो पोलन ट्यूब जनरेट इटसेल्फ विद इन द स्टाइल, स्टाइल के अंदर ही पोलन ट्यूब जनरेट होती है। उस पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन आता है और पोलन ग्रेन ओवेरी से होते हुए किस में जाता है, एग में जाता है, और एग में से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, A study found that the children has light colored eye। इसका मतलब एक बच्चे की क्या है, आंखें क्या है, हल्की हल्के कलर की हैं, और उसके बाद हैव लाइकली टू हैव ए पेरेंट्स विद द लाइट कलर्ड आई। ये मान के चल रहे कि उनके पेरेंट्स की भी आंखें कैसी होंगी, लाइट कलर आई की होंगी। ऑन द बेसिस वी कैन से, ऑन दिस बेसिस वी कैन से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव, वाई और वाई नॉट। हमें पता है कि जो ट्रेड्स या करेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माँ बाप से बच्चों में जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो दोनों मेल और फीमेल के करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ट्रेड ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता लग पाएगा कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा ट्रेट है। क्यों? क्योंकि द ट्रेट करेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम 50% फ्रॉम मदर एंड 50% फ्रॉम फादर। तो केवल हमें जब तक पता नहीं लगेगा कि वेदर द करेक्टर और द ट्रेट्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव, हमें तब पता लगेगा, उसकी नेचर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो इसके करेक्टर्स, इसके जो ट्रेट्स हैं वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। क्यों? क्योंकि रिसेसिव केवल पेयर में पेयर होता है। जब रिसेसिव पेयर में होता है तो वो इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन डोमिनेंट को पेयर में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। जब तक उसके करेक्टर्स, जब तक हमें उसमें नेचर उसका पता नहीं लगेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर द करेक्टर्स और द ट्रेट्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव। अगला क्या कह रहा है, मोटर्स। मोटर्स क्या है, इज ए सिंपल डिवाइस विच कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। या इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हम किसको रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को, आर्मेचर को रखते हैं। तो आर्मेचर में कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स महसूस होता है और वो रोटेट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, और वो फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लेबोरेटरी। एक स्कूल लेबोरेटरी में मोटर का एक डिजाइन बनाया गया, मॉडल बनाया गया। अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड इन द एक्सिन ऑफ द पोल ऑफ द होर्सशू मैग्नेट सिलेस्टेड, नीचे दिया गया। तो इसमें क्या कर रहा है हमारे पास, पहला क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये क्या है, आर्मेचर कंडक्टर, और यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड टू द बैटरी। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी है, क्योंकि मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अबव ABCD इज हॉरिजॉन्टल एंड बैटरी इज कनेक्टेड टू सोन। इसका मतलब A B C D इज ए कॉइल एंड दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, फॉर दिस स्टेट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और आर्म AB, जो AB जो हमारे पास ये आर्म है, ये आर्म है हमारे पास, ये जो हमारे पास आर्म है, वेट, ये जो एक आर्म की AB, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर डायरेक्शन करंट की ऐसे जा रही है, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इसका मतलब फोर्स लगने पर ये आर्मेचर किधर की तरफ जाएगा। अगर फोर्स हमारी जो करंट की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द, ये हमारे पास थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर। थंब, देखिए ये थंब है, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर। थंब फोर्स बताएगा, मोशन बताएगा, फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारे पास थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो फील्ड है, फील्ड हमारा क्या है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ है, तो इसका मतलब फील्ड ये है, तो ये नॉर्थ टू साउथ, लेकिन करंट कहाँ जा रहा है, करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो करंट हमारा ये आ रहा है। देखिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और करंट क्या है, करंट इन दिस डायरेक्शन, करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए ये फील्ड है, ये हमारी जो फोर फिंगर है ये फील्ड बता रहा है, ये हमारा क्या बता रहा है, करंट। देखिए करंट इधर की तरफ आ रहा है फ्रॉम नीच, देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये, दिस इज इन दिस डायरेक्शन करंट। तो इसका मतलब ये जो थंब है ये क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है, फोर्स की डायरेक्शन इन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आएगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जो आर्मेचर है वो किधर की तरफ आएगी, AB जो प्लेट है वो किधर की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, पक्का। देखिए दिस इज द फोर्स, और ये क्या है हमारे पास फील्ड, और ये क्या है करंट। करंट की डायरेक्शन हमारी ये रही, और फील्ड की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ टू साउथ ये है, करंट की डायरेक्शन ये इधर की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा फोर्स बता रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारा इन डाउनवर्ड, क्या आएगा डाउनवर्ड। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या रहा है नेक्स्ट, व्हाई डज द करंट ऑफ द इन द आर्म बीसी नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल। इसका मतलब बीसी जो है, अगर बीसी पर जो है, व्हाई डज द करंट इन द आर्म बीसी नॉट नॉट, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बीसी पर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये फोर्स को इसका मतलब फोर्स इसमें टर्न करने में हेल्प क्यों नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि हमारे जो करंट की डायरेक्शन है वो फ्रॉम बी टू सी है, ये बी है और ये सी है। करंट की डायरेक्शन किससे आ रही है, बी से सी की तरफ आ रही है, और फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है बी से सी। फील्ड एंड करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है जीरो है, और यह पैरेलल है। हम क्या कह सकते हैं फील्ड एंड करंट बोथ आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन एंड थीटा इज जीरो, तो देयरफॉर देयर विल बी नो फोर्स एक्ट या नो इफेक्टेड ऑफ फोर्स अलोंग द बीसी। बीसी के अलोंग में फोर्स का इफेक्ट कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि करंट एंड फील्ड बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर और इन सेम डायरेक्शन, और ये भी कह सकते हैं कि एंगल इज जीरो, क्योंकि हमें पता है एंगल अगर 90 डिग्री है तो करंट और फील्ड के बीच अगर ये परपेंडिकुलर है मींस एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा फोर्स का इफेक्ट भी कम हो जाएगा, और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फील्ड और करंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, या दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है वी हैव ऑलरेडी नो दैट फूड चेन। फूड चेन क्या है, फूड चेन, फूड चेन क्या है सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीडिंग द अदर। एक ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज है जिसमें एक जानवर किसी दूसरे जानवर को खाता है। जानवरों की एक सीरीज इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीडिंग अदर, एक जानवर अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए दूसरे जानवर को खाता है, तो उसे हम बोलते हैं फूड चेन। और ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल इन ए टाइपिकल इकोसिस्टम, इसका मतलब फूड चेन में हर ट्रॉपिकल लेवल, हर ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रॉपिकल लेवल सबके लिए, सब ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है। अब ये ट्रॉपिकल लेवल क्या है, ईच लेवल या ईच स्टेप या ईच कंपोनेंट इन फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम। इन द डायग्राम इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम गिवन बिलो, आपने बताना है सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एक्सप्लेन योर चॉइस। एनर्जी फ्रॉम द सन इज द सोर्स ऑफ दैट फ्लो टाइपिकल रीजन। हमें पता है ये सन है, सन से एनर्जी किस पर आती है, ये हमारा क्या है प्रोड्यूसर, और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, दिस इज द प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। फिर सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, दिस इज द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल जिसे हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकंड से किस में आएगा थर्ड ट्रॉपिकल लेवल जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी से फोर्थ कंज्यूमर्स, और ये हमारा प्रोड्यूसर से हमारा ट्रॉपिकल लेवल स्टार्ट होता है। इसका मतलब सन इज नॉट द कंपोनेंट और द पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल। सन जो है वो ट्रॉपिकल लेवल का कोई पार्ट या कंपोनेंट नहीं है। तो अगर हम ये देखें ये सन आ रहा है, सन है, सन से एनर्जी डी ने रिसीव की तो ये प्रोड्यूसर हो गया, डी इज द प्रोड्यूसर, डी कौन है प्रोड्यूसर है, और डी को किसने खाया सी ने, तो सी फीडिंग ऑन डी, तो इट इज प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है प्राइमरी कंज्यूमर जिसे हम क्या बोलते हैं हर्बीवोरस बोलते हैं, एंड बी ने सी को खाया तो बी इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसने पूछा है व्हाट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होगा हमारा, दिस इज द प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर एंड बी इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच फीड ऑन सी, और ए इसका मतलब क्या है, ए इज द डिकम्पोजर्स, ए क्या हमारा डिकम्पोजर्स है, ए इज डिकम्पोजर्स। ये हमारे आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, based on the group valency, valency mean combining capacity of an element, group which decide the indicate the number of valence electron in an element, एक एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप से ही पता लगता है। एंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड जस्ट गिवन बिलो, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है। पहला क्या करा है ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन, फर्स्ट ग्रुप को हमने क्या लिया ए, फर्स्ट ग्रुप मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, ऑक्साइड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस ओवर करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा A2O बनेगा। क्या बनेगा A2O, पहला का आंसर है हमारे पास A2O। दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास A2O। हेलाइड, हेलाइड मीन हेलोजन ग्रुप, हेलाइड मीन हेलोजन ग्रुप, और हेलोजन ग्रुप मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, और इनकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। क्लोरीन ए ले लिया, कोई भी हेलोजन ग्रुप ले लिया, विद द 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट कौन सा, इसका मतलब एल्यूमिनियम ले लिया। हमने क्या ले लिया क्लोरीन, हमने क्या नाम है हेलोजन ग्रुप ले लिया जिसकी वैलेंसी 1 है, और एक एलिमेंट ले लिया हमने 13 ग्रुप का, दिस इज
ए, और ये हमारा क्या है 13 ग्रुप, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। 13 ग्रुप का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी वैलेंसी भी 3 होगी। अगर हम क्रॉस ओवर करें तो क्या बन जाएगा A3, और ये क्या आएगा Cl, A3Cl, नहीं सॉरी, क्रॉस ओवर करेंगे तो A के साथ 1 और Cl के साथ 3, तो ACl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ACl3। अगर हमने Cl की जगह X ले लिया और इसे ले लिया 1, तो ये 1 और ये 3 तो क्रॉस ओवर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और X की A की वैलेंसी 1, तो AX3, दिस इज द कंपाउंड ऑफ हैलाइड विद द 13 ग्रुप। फिर क्या कह रहा है इसका आंसर आ गया हमारे पास AX3। इसके बाद ये कह रहा है कि कंपाउंड फॉर्म एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2। ए इसका ग्रुप 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गए। कंबाइंड विद बी के साथ जिसका 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप का मतलब है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है टू बिकम स्टेबल। तो ये जो 7 है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बी की वैलेंसी होगी 1, तो क्रॉस ओवर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा A1 और B2, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा AB2। क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड, वो बॉन्ड, द बॉन्ड या कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, फॉर एग्जांपल H2, हमारे पास एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एग्जांपल H, और ये क्या है H, और ये बॉन्ड बनाते क्यों है, टू बिकम स्टेबल। H की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो ये हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और दोनों शेयर करके क्या बनाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 हो गया, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो H सिंगल बॉन्ड H, तो हमारा क्या बन गया H2। ऐसे हम Cl2 बनाते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, Cl2, Cl, ये आ गया Cl, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इसके भी साथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब ये क्लोरीन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसको एक इसके साथ शेयर करेगा, ये 8 हो गए। देखो क्लोरीन के 8 हो गए, 2 2 2 और एक इस क्लोरीन का और एक वाले क्लोरीन का। इसका मतलब इस क्लोरीन ने इस दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया, स्टेबल हो गया। लेकिन अभी एक क्लोरीन स्टेबल नहीं हुआ तो इसने क्या कर दिया, दूसरे वाले क्लोरीन के साथ कंबाइन कर दिया, तो दोनों स्टेबल हो गए। ये भी 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये क्या हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से। अब जैसे ऑक्सीजन का एक एग्जांपल, इसका मतलब Cl-Cl, ये हमारा क्या बन गया Cl2। अब जैसे ऑक्सीजन है O2 लिखते हैं हम ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। दूसरा ऑक्सीजन ये आ रहा है, उसके भी 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गए। इसका मतलब 8 होने पे क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के सेल क्या हो गए, पूरे हो गए, स्टेबल हो गया। और इस ऑक्सीजन के देखो ये इसके 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला क्या हो गया, इसके भी 8 हो गए, इज आल्सो स्टेबल। तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होकर क्या बना दिया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने 3 एग्जांपल है। What would be the electron dot structure of a molecule which made up of 8 atom of sulfur? सल्फर के 8 एटम का हमने क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सल्फर ये हमारे पास S है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो हमें क्या करना है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो 2 4 5 6, एक ये आ गया और एक ये आ गया, सिंगल सिंगल हम सल्फर के साथ जोड़ेंगे। फिर अगला सल्फर ये आ गया, तो इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और ये 6, इसके भी 6 हो गए। फिर S सल्फर ये आ गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। देखो सल्फर, फिर यहाँ पर क्या आ गया, अगेन सल्फर S, क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। फिर सल्फर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रहा 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने हो गए, S8 बनाना है, 1 2 3 4 5, अभी 5 में है, फिर एक और, तो ये क्या आएगा हमारे पास S सिंगल डबल 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 और ये क्या आएगा 1, 8 हो गए, 5 8, 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद ये सल्फर S1 2 3 4 5 6, तो हमें S8 लेना है, 7 हो गए। फिर ये S आएगा यहाँ पर 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6।
अब हमें करना है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसे चेक करना है। देखिए जरा ध्यान से, प्लीज बी अटेंटिव। ये हमारे पास क्या है, देखो ये सल्फर, ये वाला सल्फर का ये एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, देखो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका है, इस वाले सल्फर का है, और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर का है। तो इसका मतलब इस सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर के साथ शेयर किया, तो इसके 8 हो गए। देखो 1 2 3 5 6 7 8 स्टेबल हो गया। अब ये वाला सल्फर क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, जो कर रखा है ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये बन गया। ऐसे ही ये वाला बन जाएगा, ये ये आ गया। देखो 8 हो गया, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। तो ये इसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब एस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एस, दो हो गए। फिर इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में सल्फर के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। 8 हो गए, चेक करिए, 2 4 6 और ये 2 8। तो इसका मतलब एक सल्फर और बन गया। फिर इसके बाद ये वाला सल्फर इसके साथ, तो ये देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। तो यहाँ पर ये सल्फर इस वाले के साथ आ गया। फिर आगे वाला सल्फर देखो, अब ये सल्फर इसके साथ जुड़ेगा, देखो ये आ गया, और ये शेयर किया था, ये आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन बॉन्ड कौन सा है, केवल ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये थोड़ा सा ये हमारे पास ये सल्फर ये आ गया, ये ये हमारे पास क्या आ गया, S8। इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये S, फिर सिंगल बॉन्ड ये S, फिर ये सिंगल बॉन्ड S, फिर ये सिंगल बॉन्ड S, ये सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा S8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये S8। यहाँ पर भी देखिए एक, देखो 8 हो गए, देखो 1 1 2 3 4 5 6 पहले से थे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, 8 हो गए। अब यहाँ पर देखिए अगला वाला ये वाला आएगा ऐसे। ये हमारे हो गया ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मीन S8 में हमारा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये यहाँ पर ऐसे आ रहा है। देखो ये गलत हो गया थोड़ा, ये देखो ये ऐसे आ रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसे हम क्राउन ऑफ किंग भी बोलते हैं। इसके डिजाइन ऐसे बनता है कि राजकुमार के ताज की तरह, पोज उसकी तरह बनता है। तो S8 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द CH3Cl। CH3Cl में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कौन सा बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे, ये C हमारे पास है, 1 2 3 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, H3 यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास H हो गया, ये हमारे पास H हो गया, ये हमारे पास H, और ये हमारे पास H, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl के कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए 8 बन रहे नहीं बन रही, देखो ये आ गया 8 हो गए। और यहाँ पर क्या आ गया, देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन और क्लोरीन स्टेबल हो गए। अब कार्बन देखिए, अगर हमने ये कर दिया कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास ये आ गया, ये 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन इज बैलेंस। फिर अगला पार्ट कह रहा है विच व्हाट आर द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड, सीरीज ऑफ कंपाउंड which has same functional group, same functional group substitute for hydrogen, जो फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोजन के बदले लिखा जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं,
इसका मतलब दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, और क्या होता है सेम जनरल फार्मूला, और सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, and two consecutive member are differ by formula CS2, टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आर डिफर बाय फार्मूला CS2, दो लगातार मेंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो फार्मूला CS2 से फार्मूले का डिफरेंस है, और दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में मास का डिफरेंस 14 है। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ मास बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ homologous series is 4u, and as the physical property is different, why? Because and they have the same chemical property also, and ये भी लिखते हैं कि इनकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टी सेम, होमोलोगस सीरीज हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टी होने का कारण क्यों है? क्योंकि दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम होमोलोगस, ये क्या हमारे पास CS3, तो CS3 इसमें अगर हम CS2 जोड़ें तो C2H5 है, कहीं नहीं है C2H5, इसका मतलब इसका कोई होमोलोगस पेयर नहीं है। C2H6 इसमें क्या जोड़ दिया हमने, C एक कार्बन जोड़ेंगे दो हाइड्रोजन, C3H8 है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। C2H6O इसका मतलब एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। अगर मैं इसमें से CH4 इसका मतलब इसमें कार्बन एक जोड़ दिया तो C2, इसमें हाइड्रोजन कितने जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे तो C2H6 और O है, तो इसका मतलब एक CH4O और एक C2H6O, CH4O और C2H6O ये दोनों क्या होमोलोगस सीरीज। क्यों? क्योंकि इनके बीच में किसके का डिफरेंस है, एक कार्बन का, देखो कार्बन 1 से 2 है, एक कार्बन का डिफरेंस, हाइड्रोजन 4 से 6 एक हाइड्रोजन का डिफरेंस, और मास का डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम है, सेम डिफरेंस आएगा कितना 14u, कितना आएगा 14u, और फंक्शनल ग्रुप क्या है दोनों का सेम, क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब विच है सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर, सेम जनरल फार्मूला, एंड द टू मेंबर डिफर बाय मास 14u एंड टू मेंबर डिफर बाय फार्मूला CH2 ग्रुप, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 10th क्वेश्चन, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 20 वोल्ट has two resistance, coil A and coil B, each of 24 resistance may use separately in series parallel। इसका मतलब सेपरेट भी यूज कर रहे हैं, मान लो ये A है या B है, इसका रेसिस्टेंस कितना है 24 ओम, तो इसको किससे कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टेंस ये है, तो इसमें करंट निकालना है, फर्स्ट केस दोनों सेम है। दूसरा क्या करा है, इसको सीरीज में जोड़ देंगे, एक और ये दो, इसका मतलब दिस इज 24 ओम, ये भी क्या है 24 ओम, इसको किस में जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया विद द बेल्ट, किसके साथ, बेल्ट के साथ, तो इसमें कितना करंट होगा, सेकंड कह रहा है। अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में हम ऐसे जोड़ते हैं, देखो ये आ गया और ये आ गया, ये पैरेलल में जोड़ा, तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर अगर हम सेम सप्लाई ऑफ करंट करें तो कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कितना करंट मिलेगा, ये पूछ रहा है। व्हाट इज द करंट इन इस केस, फर्स्ट केस में करंट V कितना है इसमें 220 और R कितना है इसमें 24, तो I कितना होगा 24 ओम, तो I कितना होगा इसमें V अपॉन में R, तो V कितना है 220 अपॉन में 24, तो किससे कटेगा 4 से, 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, 4 6 जो ये आ गया 55 अपॉन में 6, तो ये क्या आएगा 9.1 के आसपास ओम एम्पियर। तो इसका मतलब इसमें अगर हम सेपरेटली यूज करते हैं तो उसके अंदर करंट कितना फ्लो होता है सर्किट के अंदर 9.1। अब बी में निकालते हैं, बी में क्या है हमारे पास 24 ओम, 24 ओम किससे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब R1 इक्वल टू R2 दोनों क्या है 24 ओम, R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 24 ओम, और इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस R इज द टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 24 ओम प्लस में 24 ओम, तो कितना आएगा 48 ओम, ये R आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या निकालेंगे, R के बाद क्या निकालेंगे, V को I निकालने के बाद मेरे पास V दे रखा है, V कितना है इसमें 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो I क्या होगा V अपॉन में R, व्हाट इज V 220 अपॉन में 48, तो कुछ कट रहा है 4 से 12, फिर 4 से 55, ये क्या आएगा 5 4 12 4 जो 48, 48 का 2 7 अप्रोक्सीमेटली 4.6 ओम,
एम्पियर, सॉरी 4.6 एम्पियर। तो करंट इन सेकंड केस में जब उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा वो क्या आएगा 4.6। अगर इसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं 24 ओम और 24 ओम पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट कितना आता है, तो इसका मतलब 220 वोल्ट है। तो पहले आर निकालेंगे। आर कैसे निकलता है फॉर्मूला 1/r=1/r1 प्लस में 1/r2। R1 कितना है 1/24 प्लस 1/24, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24। 1 + 1 कितना आ गया 2/24 और एक कट के कितना आ गया 12। तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस इज 12। टोटल रेसिस्टेंस इज 12 कैसे देखिए, ये क्या आ गया 1 अपॉन, ये आ गया 1/r=1/12, तो 1/r=1/12, 1/12, तो r कितना आ गया 12 आ गया। कब, जब पैरेलल में जोड़ा। इसमें रेसिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम आ गया। तो हमें निकालना है क्या I=V/R, और V कितना है, V हमारे पास है 220/12। अब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 18.2 एम्पियर। इसका मतलब जब हम सेपरेट यूज करते हैं तो करंट आता है 9.1 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, और जब हम सीरीज में यूज करते हैं तो करंट कितना आता है, करंट हमारे पास आता है 4.6 के आसपास, और जब हम पैरेलल में यूज करते हैं तो हमारे पास करंट कितना आता है 4। इसका मतलब अगर वोल्टेज की सेम सप्लाई है तो सीरीज में जो करंट है वो खुद से कम होता है क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, और पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होने की वजह से करंट ज्यादा होता है। तो तीनों केस में करंट किसमें ज्यादा है, करंट हमारा पैरेलल में जब जोड़ेंगे तब ज्यादा है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, आर कैलकुलेट करना है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब दैट अलाउ 10 एम्पियर ऑफ करंट, I=10 एम्पियर, और V कितना है 220, V कितना है 220 V, तो इसका मतलब V=IR, और क्या निकालना है हमें R निकालना है, तो R V/I=R। ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। तो रेसिस्टेंस R=V/I, V कितना है 220/10, तो कितना आ गया 22, और ये क्या आ गया ओम। तो इसका मतलब करंट अगर 10 एम्पियर है, वोल्टेज 220 है, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कितना होगा 22 ओम होगा। कितना होगा 22 ओम होगा। चलिए मूव करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है। R1 हमारे पास कितना है, देखिए R1 हमारे पास है 10 ओम, R2 हमारे पास कितना है, R2 हमारे पास 40 ओम, और R3 हमारे पास है 30 ओम, और R4 हमारे पास है 20 ओम, और R5 हमारे पास है 60 ओम। और ये किसमें जुड़ रखे हैं, पैरेलल या सीरीज में, जैसे भी है अरेंजमेंट आपको दे रखा है। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस, हमने क्या निकालना है टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। अब टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हमारे पास R1 और R2 दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो इसका मतलब हमने इसका मान लिया, हमने दिस इज द RP इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ R1 R2। R1 और R2 जो पैरेलल में जुड़े हैं तो इसका टोटल रेसिस्टेंस हमारे, हमने क्या लेट कर लिया RP इज द टोटल रेसिस्टेंस व्हेन R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, R2 आर इन पैरेलल, किसमें पैरेलल में। तो 1/RP=1/R1 प्लस में 1/R2। तो इसका मतलब 1/R1, R1 कितना हमारे पास, R1 हमारे पास है 10 और R2 हमारे पास है 30, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम कितना आएगा 40 आ गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया 3 + 1, ये क्या आएगा 4/3 + 1, ये हमारे पास कितना आ गया 3, नहीं ये तो 4 आएगा, सॉरी ये हमारे पास कितना आएगा 4, क्योंकि 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। इट इज 4, हेयर इज 4, 4 + 1, ये हमारे पास आ गया 5। ये हमारे पास आ गया 5/40 = 1, और ये 8, तो इसका मतलब 1/RP = 1/8, तो RP = 8 ओम। तो हमारे पास जो है इसका रिजल्टेंट जो आ गया वो क्या आ गया 8 ओम। मींस ये हमारे पास R1 और R2 है, इसका रेसिस्टेंस आ गया 8 ओम। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो जितना इसमें इसमें दोनों में करंट क्या होगा अलग अलग होगा, लेकिन जब बाहर करंट निकलेगा वो I ही निकलेगा। ये I करंट किस में जा रहा है, इन तीनों में अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब जितना करंट इन दोनों में जा रहा है मिला के उतना ही करंट इन तीनों में जा रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है आरपी, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा आर आरपी डैश आएगा, तो दोनों में करंट सेम है। जो करंट आरपी में जा रहा है वही करंट आरपी डैश में जा रहा है। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, इसका टोटल रेसिस्टेंस और इसका टोटल रेसिस्टेंस दोनों आपस में किसमें जुड़े हैं,
सीरीज में जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि करंट सेम है। अब हम निकालेंगे इसका आंसर। ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, किस बैटरी से? बैटरी से फ्रॉम सम सोर्सेज। कौन सा सोर्स है हमारे पास? 12 वोल्ट है। क्या है? 12 वोल्ट। और ये हमारे पास क्या लगा रखा है? एमीटर। एमीटर क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करता है। और ये क्या हमारे पास यहाँ पर की है? क्या है? की। स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए। तो इसका मतलब हमने R3 R4 R5 को पैरेलल में जोड़ा है, तो इसको निकालेंगे। देखिए जरा, R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो हमने क्या निकालना है? पैरेलल। तो 1 अपॉन में RP डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4 प्लस 1 अपॉन में R5। तो इसका मतलब 1 अपॉन में RP इज इक्वल टू 1 अपॉन में R3। R3 कितना है मेरे पास? 30। तो 1 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन में 60। अब इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। 1 अपॉन में RP, एलसीएम कितना आएगा इसका? 60 आएगा। क्या आएगा? 60 को 30 से डिवाइड 2, 60 को 20 से डिवाइड 3, 60 को 60 से डिवाइड 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन में 60। तो ये कट के हमारे पास आ जाएगा 10। तो 1 अपॉन RP डैश, ये RP डैश ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस। ये RP डैश कितना आ जाएगा? सुना, R डैश P इज इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 ओम। इसका मतलब ये हमारे पास कितना है? 10 ओम। और दोनों किस में जुड़ रहे हैं? इसका मतलब सीरीज में। तो टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, जरा देखिए ध्यान से, इसे मैं रब कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस आ गया, एक आ गया था 8 ओम का टोटल रेसिस्टेंस, एक आ गया था हमारे पास 10 ओम का टोटल रेसिस्टेंस। इसको किससे जोड़ दिया हमने? बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से। बैटरी का मतलब करंट वही रहेगा, क्योंकि हमने मान के चलते हैं कि करंट को वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, करंट ड्रॉप नहीं होता, लेकिन बड़ी क्लास में पढ़ेंगे जो ड्रॉप होता है, प्लस माइनस करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये RP है, और ये क्या है? RP डैश। दोनों किस में जुड़ रहे हैं? सीरीज में। हमने निकालना क्या है? टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस वो क्या है हमारे पास? R। क्या हमारे पास? RS इज इक्वल टू RP प्लस में RP डैश। व्हाट इज RP? RP कितना है? 8 ओम, और RP डैश 10 ओम। तो दोनों को मिला हुआ कितना हो गया? 18 ओम। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया पहले का? 18 ओम। उसके बाद कह रहा है कि टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, करंट कितना है? तो करंट जो है वो I है। I इज इक्वल टू V अपॉन में R, एंड व्हाट इज V? 12 वोल्ट अपॉन में 18 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 3 जा 13। तो क्या आएगा? 2 अपॉन में 3, और सामने क्या आएगा? I। इसका मतलब ये एम्पियर, सॉरी। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.67 एम्पियर। पूरे सर्किट में 0.767 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, इन द गिवन डायग्राम सो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू RQ। 6 रेसिस्टेंस, 6 हमारे पास ये है, तो इसमें करंट निकालना है। तो हमें जो यहाँ से बैटरी है, बैटरी से क्या होता है? करंट फ्लो हो गया। तो करंट क्या आएगा? ये आएगा मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आएगा। यहाँ से करंट दो डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें? पैरेलल में। तो यहाँ पर I1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? I2। ये जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट यहाँ जाएगा। तो यहाँ करंट कितना है? I1। यहाँ कितना है? I2। फिर उसके बाद करंट फिर इसमें आया, कुछ करंट इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें आ गया। तो ये मेरे पास क्या है? 12 ओम। ये क्या है? 3 ओम। तो हमने निकालना है करंट थ्रू द 6 ओम रेसिस्टेंस। 6 ओम रेसिस्टेंस में करंट कितना है? तो I निकालना है, हमें निकालना है I। तो I कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? वो निकालेंगे टोटल रेसिस्टेंस। क्या निकालेंगे? टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? इसमें पहले हम निकालेंगे रेसिस्टेंस अक्रॉस किसमें? AB में। तो हमारे पास क्या है? दोनों किस में जुड़ रहे हैं? सीरीज में। तो RAB इज इक्वल टू 6R1 प्लस में R2। ये हमारे पास क्या है? R1। ये क्या है? R2। ये क्या है? R3। और ये क्या है? R4। तो R1 कितना हमारे पास? 6 ओम प्लस में 3 ओम इज इक्वल टू 9 ओम। तो इसका मतलब इस में रेसिस्टेंस कितना है? 9 ओम। हमने निकालना है क्या? करंट। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जितना करंट 6 ओम में होगा उतना ही करंट 3 ओम में होगा। करंट इज सेम, सीरीज, ये दोनों किसमें? सीरीज में। तो जितना करंट 6 ओम में उतना ही करंट 3 ओम में होगा। तो इसका मतलब करंट इज सेम इन 6 ओम एज वेल एज इन 3 ओम। तो सीरीज में। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल सर्किट में, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जितना करंट होगा वो 6 में और 3 में दोनों में बराबर होगा। तो इसका मतलब व्हाट इज I? I इज इक्वल टू
I1 is the current in AB means 6 ओम रेसिस्टेंस में, तो क्या होगा V अपॉन में R AB, तो V कितना मेरे पास 4 ओम और I कितना R कितना है 9, 4 अपॉन में 9, तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 0.44 एम्पियर। तो इसका मतलब इस 6 ओम रेसिस्टेंस में जो करंट है वो मेरे पास 0.44 एम्पियर आ गया। तो पहले का आंसर आ गया 0.44 एम्पियर। अब लिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। दूसरा पार्ट करते हैं, देखिए इसमें हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V, और V क्या होता है आई आर होता है, क्या होता है आई, तो हमें इसमें इसका मतलब इस CD में हमें करंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा टोटल रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब आर CD में ये मेरे पास क्या था R3 और ये क्या था R4, सीरीज में जुड़े हैं तो R3 प्लस R4, तो R3 कितना है 12 ओम, R4 कितना है 3 ओम, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 15 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। तो आई निकालेंगे, आई CD में करंट कितना है V अपॉन में R, और V कितना है RCD, V कितना है 4 अपॉन में 15, तो कितना आएगा 4 अपॉन में 15 आ गया, 4 अपॉन में 15, तो ये आएगा 0.2, इसमें आएगा हमारा ये आएगा 4 को डिवाइड करेंगे 15 से 0.2 30 10 0 0 15 अप्रोक्सीमेटली 0.27 एम्पियर आएगा। तो इसका मतलब इसमें जो करंट जा रहा है वो 0.27 एम्पियर जा रहा है। हमें निकालना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, किसमें 12 वोल्ट में, तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टेंस, 12 ओम रेसिस्टेंस में 12 ओम रेसिस्टेंस में कितना कितना V होगा, तो इसका मतलब I कौन सा ICD इंटू में 12, R क्या है मेरे पास 12 और I कितना है 0.27 इंटू में 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.24 V, इसका मतलब 3.24, 3.24 हमारे पास क्या है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अलोंग V इसके अलोंग, किसके अलोंग है हमारे पास 12 ओम रेसिस्टेंस के अलोंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A modern insecticides has been introduced in a certain new property. एक इंसेक्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस किया गया। इंसेक्टिसाइड क्या है, द केमिकल विच हेल्प टू किल द इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। न्यू प्रॉपर्टी लाइक एक्यूमुलेशन इन द बॉडी ऑफ प्रीडेटर्स ब्रोकन बाय द स्मॉल बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, एंड इजिली वॉश अवे डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो लेक में चले जाते हैं, रिवर में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद कहाँ आते हैं प्लांट रूट में आते हैं। तो इसका मतलब अमंग दीज प्रॉपर्टी विच वन हेल्प द रिड्यूसिंग और कीपिंग द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन टू द लोवेस्ट। हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक बेटे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दो टाइप के हैं। बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंस विच कंपोज या डिकम्पोज इजिली, जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करते, शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा स्मेल फॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, बट डज नॉट कीप आवर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड या नुकसान नहीं पहुंचाते। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते, हमारे एनवायरनमेंट को लंबे समय के लिए क्या करते हैं पोल्यूट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब जब इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इट मीन अगर मेरे पास ट्रॉपिकल लेवल यहाँ पर ऐसे है, अगर ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है प्रोड्यूसर, फिर क्या है कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टेरेस्ट्री कंज्यूमर। ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिकल लेवल 2, ट्रॉपिकल लेवल 3, ट्रॉपिकल लेवल 4। तो इसका मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ये क्या होता है
टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते जाता है फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। जब जब ये एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसका मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल, वो इकट्ठा होता जाता है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाता है, तो यहाँ पर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो केमिकल है या जो डेड एंड डिके सब्सटेंस है, उनको लोवेस्ट पोल्यूट करने, कम करने के लिए क्या होता है, जनरली डिकम्पोजर्स यूज होते हैं जो कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। लेकिन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होते, विच बट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए क्यों क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा केस स्टडी का है। इसमें तीन कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ये दे रखा है। एल्बिनिज्म का मतलब ये हो गया कि दैट द करेक्टर भी ट्रांसफर, जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं जिसमें लाइट हेयर, लाइट स्किन, इस टाइप की थोड़ी डिसीज होती है, और बट डज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ या लाइट आई मतलब कोई अदर टाइप की बीमारी होती है, मतलब हल्का कलर होता है। तो इसमें कह रहा है कि ए हमारा क्या है, दिस इज रिसेसिव, और ए क्या है, डोमिनेंट। कैपिटल ए इज डोमिनेंट एंड स्मॉल ए इज द रिसेसिव एलील। एलील मींस कैरेक्टर्स, ट्रेट्स। Dominant allele, allele mean character or traits, the inheritance of the certain genetic traits of two or more generation in pedigree or the family tree। स्टडी द चार्ट, चार्ट दे रखा है। ये हमारे पास जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3। ये क्या है, इसका मतलब डोमिनेंट करेक्टर ए, ये क्या है, रिसेसिव करेक्टर स्मॉल ए। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ एक्स एंड वाई, मेरे पास एक्स ये है और मेरे पास वाई ये है, तो इसका मतलब एक्स का जो जीनोटाइप हो गया होगा, देखो एक्स हमारा दोनों है, तो इसका मतलब क्या होगा, जीनोटाइप ऑफ एक्स ए और ए, फिनो और वाई का भी क्या होगा, सेम है, ए, क्योंकि वाई हमारे पास क्या है, ये है, तो इसका मतलब दोनों लगभग सेम ही है। तो स्मॉल ए कैपिटल ए मींस डोमिनेंट करेक्टर के इसमें है। व्हाट इज द जीनोटाइप इन फर्स्ट जनरेशन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के फर्स्ट जनरेशन में ये रहा, तो इसका मतलब मेल में देखे जाए तो हमारे पास दोनों ये है, और फीमेल में केवल क्या है, ये है। तो इसका मतलब इन मेल स्मॉल ए, इन फीमेल कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। फिर उसके बाद कह रहा है एक्स मैरिड टू एल्बिनो फीमेल एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चिल्ड्रन वुड बी, अरे मैरिड जो कह रहा है, एक्स मैरिड विद द एल्बिनो फीमेल्स, व्हाट वुड द प्रोबेबिलिटी द चाइल्ड वुड बी एल्बिनो। तो एल्बिनो में हमारा कौन सा रिसेसिव होगा, जो देखते हैं क्या होगा इसमें, इसमें कैसे करेक्टर हमारे प्रोबेबिलिटी विल बी चिल्ड्रन में, तो क्या होगा हमारे पास ए गैमेट है, तो इसके बाद क्या है हमारे पास किसके साथ, फीमेल। एक्स मैरिड किसे करता है, एक्स में हमारे कौन से, ये है कौन सा, कैपिटल ए स्मॉल ए, और एल्बिनो जिसमें स्मॉल है, तो क्या आएगा ए, और ये क्या आएगा ए, तो इसमें क्या आएगा हमारे, क्या बनेंगे इसमें, ये बनेगा कैपिटल ए कैपिटल ए, ये क्या आएगा ए, ये आएगा ए। तो इसका मतलब द चिल्ड्रन जो एल्बिनो बनेगा, इसमें 50% हमारा डोमिनेंट है और 50% क्या है, रिसेसिव। 50% क्या है, रिसेसिव। तो इसका मतलब चिल्ड्रन के एल्बिनो मतलब लाइट कलर होने के जो चांस है वो क्या है, 50% चांस है। अगर एक्स मैरिड करता है एल्बिनो फीमेल से, तो जो बच्चा होगा उस बच्चे का जो एल्बिनो कलेक्टर होगा, लाइट कलर होगा, वो 50% चांस है। इसके बाद कह रहा है कि वाई मैरिड इज ए नॉर्मल होमोजाइगस नॉर्मल होमोजाइगस से वाई मैरिड करती है। तो इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चिल्ड्रन विल बी एल्बिनो, इसमें क्या होगा, कोई चांस नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स में हमारे पास क्या है, एक्स जो है हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्योंकि वो डोमिनेंट करेक्टर में एक्सप्रेस नहीं होगा, रिसेसिव में चाहिए पेयर, तो इसमें क्या होगा, डज नॉट 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15। Case study the following question. Insulated copper wire would be cylindrical cardboard tubes such as length greater the diameter called the solenoid. Solenoid आपने पढ़ा है कि when an insulator wire wrapped in the shape or n circular turn in form of cylinder, इसका मतलब when n number of circular turn of insulated wire wrap in the shape of सिलेंडर, ऐसे अगर हम सर्कुलर टर्न बहुत सारी लगाते हैं और उसको किसकी शेप दे देते हैं, सिलेंडर की शेप दे देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा सोलेनॉइड। व्हेन करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो है सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसमें होती है, बार मैग्नेट में होती है, वही प्रॉपर्टी किसमें होगी,
सोलेनॉइड में होगी। स्ट्रॉन्ग द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज इन फॉर्म ऑफ द पैरेलल लाइन। इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रेट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विल बी यूज्ड मैग्नेटाइजिंग द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं? सॉफ्ट आयरन पीस डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड the strength of the magnetic field produced by the current carrying solenoid is directly proportional to the number of turn and strength of the current in the solenoid। solenoid में अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ करंट पे। मींस मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट ज्यादा आई और बी, करंट ज्यादा तो फील्ड भी ज्यादा, करंट कम तो फील्ड भी कम। और दूसरा क्या कह रहा है? नंबर ऑफ टर्न पे। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न कम होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। पहला, व्हाट वुड बी